अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आजकल आप मीडिया पर देख रहे होंगे कि दुनिया के तमाम बड़े ममालिक के सरबराहान इंडिया के शहर न्यू दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। सोचा आपको पता चले कि इस साल G20 समिट की प्रेसिडेंसी भारत कर रहा है, यानी कि दुनिया के टॉप 20 ममालिक के दरमियान जितने भी समिट्स होंगे उनकी इस साल मेज़बानी भारत करने जा रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल तो आपके जहन में ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर ये G20 है क्या, ये ग्रुप आखिर है ही क्यों, इस ग्रुप को बनाने का मकसद क्या है, आखिर ये दुनिया के 20 ममालिक हर साल मुख्तलिफ़ जगहों पर एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। आइए आज की इस वीडियो में आपके इन तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, G20 के साथ एक और ग्रुप है जो कि G7 के नाम से जाना जाता है। तो G20 को समझने से पहले हमें G7 को समझना होगा जो कि D20 से पहले बनाया गया था। व्यूअर्स, तो जिक्र करते हैं 1970s का, जब आलमी दुनिया के हालात बहुत ख़राब चल रहे थे, जिसमें बहुत सारे अवामिल थे, लेकिन अगर सबसे अहम मसले की बात करें तो वो था 1973 का ऑयल क्राइसिस। और इस क्राइसिस की इब्तिदा हुई थी जब अरब ममालिक ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था। अरब ममालिक ने दुनिया के उन तमाम ममालिक को ऑयल देना बंद कर दिया था जो उस वक़्त इज़राइल को सपोर्ट कर रहे थे। और इसका सबसे ज़्यादा असर उस वक्त अमेरिका और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ पर पड़ा, जो कि अरब ममालिक से बहुत ही बड़ी मिकदार में ऑयल इंपोर्ट करते थे। और फिर इन तमाम ममालिक को ह्यूज इकनॉमिक रिसेशन का सामना करना पड़ा और इन तमाम ममालिक में एक ऑयल क्राइसिस खड़ा हो गया था। उस वक्त इन ममालिक की गवर्नमेंट्स ने डिसाइड किया कि अगर हमें अपने हालात को ठीक करना है तो हमें मिलकर बैठना होगा और इस इकानमी को वापस ट्रैक पर लाना होगा। 1973 में USA के वाइट हाउस में एक मीटिंग का आगाज़ हुआ जिसमें अमेरिका, फ्रांस, UK और जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने शमूलियत की और वो वहाँ एक दूसरे से मिले। ठीक 2 साल के बाद इटली और जापान को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। 1976 में कनाडा को भी इस लिस्ट में शामिल करके G7 को तश्कील दे दिया गया। ये 7 ममालिक उस वक्त दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल थे और इनकी इकानमीज़ दुनिया में सबसे अच्छी थीं। और इसके अलावा इन तमाम ममालिक में कुछ ऐसी चीज़ें भी थीं जो मुश्तरका थीं, जैसे कि लिबरल डेमोक्रेसीज़। और इन्हीं मुश्तरका आदतों की वजह से, मुश्तरका इक़दामात की वजह से ये 7 ममालिक G7 बनाने में कामयाब हुए। उस वक्त ये सारे ममालिक ऑयल क्राइसिस और रिसेशन जैसे मसलों का शिकार थे और मिलकर इनसे छुटकारा हासिल करना चाहते थे। अब अगर हम बात करें G20 की, तो इसकी इब्तिदा भी फाइनेंशियल क्राइसिस से ही हुई थी। 1997 के मशहूर ज़माना एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का जिक्र करता चलूँ, जिसमें साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। और डर ये था कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया के बाकी ममालिक को भी अपनी लपेट में ना ले ले। इन ममालिक में करेंसी की डीवैल्यूएशन स्टार्ट हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई थी और इसका असर अगले ही साल 1998 में रशिया तक जा पहुंचा था। उस वक्त G7 के तमाम ममालिक ने इस बात को महसूस किया कि ग्लोबलाइजेशन बहुत हद तक बढ़ गई है और दुनिया के ममालिक आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक मुल्क में कोई मसला खड़ा होता है तो दुनिया के सारे ममालिक उससे मुतासर हो सकते हैं। इसलिए अगर दुनिया को इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी से बचाना है, तो ह्यूज रिसेशन से बचाना है, तो दुनिया की बड़ी इकानमीज़ को मिलकर बैठना होगा और एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। तो इसी सोच के पीछे 26 सितंबर 1999 को G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई और उसी मीटिंग के दौरान G20 की बुनियाद रखी गई थी। उस वक़्त जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि किन ममालिक को इस G20 में शामिल किया जाए। सबसे पहला जो क्राइटेरिया था वो ये था कि जो G7 के ममालिक हैं वो ऑटोमेटिक इस G20 का हिस्सा बन जाएंगे। फिर ये फैक्टर देखा गया कि रीजनल लेवल पे
कौन सी बड़ी इकानमीज़ हैं जिनको शामिल किया जाए। व्यूवर्स, दूसरा फैक्टर जिसको देखा गया वो ये था कि दुनिया के वो कौन कौन से बड़े ममालिक हैं जो सबसे बड़ी इकानमीज़ को रन कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और रूस को भी शामिल कर लिया गया। फिर तीसरे फैक्टर पर गौर किया गया कि पूरी दुनिया में रीजनल लेवल पर सबसे बड़ी पावर कौन सी है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी था कि दुनिया के हर रीजन से किसी न किसी मुल्क की नुमाइंदगी हो। इसी बुनियाद पर एशिया से इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, ओशियाना से ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट से टर्की और सऊदी अरेबिया और यूरोप से G7 के ममालिक के अलावा यूरोप की नुमाइंदगी के लिए यूरोपीय यूनियन को एज ए होल शामिल कर लिया गया। अब अगर देखा जाए तो इन तमाम ममालिक में हम ये ज़रूर कह सकते हैं पॉपुलेशन वाइज, इकनॉमिकली, मिलिट्री वाइज ये वो तमाम ममालिक हैं, दुनिया के 20 बड़े ममालिक हैं जिनका शुमार टॉप 20 ममालिक में भी किया जा सकता है। व्यूअर्स, कई सालों तक इन 20 ममालिक के फाइनेंस मिनिस्टर्स आपस में मुलाकातें करते रहे क्योंकि G20 का मकसद फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटना था। लेकिन 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो इन ममालिक ने महसूस किया कि अगर हमें इन हालात का मुकाबला करना है तो इन समिट को सीरियस लेना होगा, मज़ीद मीटिंग्स करनी होगी, तमाम ममालिक के सरबराहान को मिलकर बैठना होगा। इसी सिलसिले की पहली ऑफिशियल मुलाकात G20 की 2008 में अमेरिका में हुई, जिसमें फैसला किया गया कि इन तमाम मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। $4 ट्रिलियन लगाकर तमाम ममालिक की इकानमीज़ को ठीक करने का अज़म किया गया। G20 के जो ममालिक हैं वो ग्लोबल इकानमी का 85% बनते हैं। 75% से ज़्यादा ट्रेड भी इन्हीं ममालिक में होती है और 2/3 से ज़्यादा दुनिया की आबादी भी इन्हीं ममालिक में रहती है। 2008 के बाद से हर साल G20 का समिट होता है और हर साल इन्हीं ममालिक में से किसी एक मुल्क को इसकी मेज़बानी के फ़राइज़ सौंप दिए जाते हैं और रोटेशनल बेस पर हर साल इसकी मेज़बानी के फ़राइज़ तब्दील भी होते रहते हैं। अगर हम जिक्र करें तो 2008 में USA ने सबसे पहले G20 समिट की मेज़बानी की थी, 2009 में UK, 2010 में कनाडा, 11 में साउथ कोरिया, 2012 में फ्रांस, फिर मैक्सिको, फिर रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर टर्की, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर अर्जेंटीना, फिर जापान, फिर सऊदी अरेबिया, फिर इटली, फिर इंडोनेशिया और अब 2023 में इसकी मेज़बानी इंडिया कर रहा है। 2024 में ब्राज़ील और 2025 में इसकी मेज़बानी के फ़राइज़ साउथ अफ्रीका अंजाम देगा और दोबारा फिर रोटेशनल बेस पर इसकी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए जाएंगे। फिर इन 20 मुल्कों के अलावा कुछ मेहमान मुल्कों को भी इस समिट में शामिल होने की दावत दी जाती है। स्पेन के पास इस समिट में शमूलियत की परमानेंट इन्विटेशन है। इसके अलावा जो होस्ट कंट्री होता है वो भी बाकी ममालिक को दावत दे सकता है। इसके अलावा परमानेंट गेस्ट लिस्ट में कुछ बड़े बड़े अदारों के सरबराहान भी शरीक होते हैं, जिसमें WHO, IMF, अफ्रीकन यूनियन, WTO शामिल है। इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि G20 का मकसद जो कि है टू प्रमोट इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लेकिन कुछ अरसे से ये इसके अलावा भी चंद इश्यूज़ पर बातें कर रहा है, जैसे कि हाउ टू फाइट क्लाइमेट चेंज। लेकिन मेन मकसद के अलावा दूसरे मकसद को हल करने में सबसे बड़ा मसला जो पेश आता है वो ये है कि ये दुनिया के 20 बड़े ममालिक हैं और इन तमाम 20 ममालिक की अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, इनके अपने अपने एजेंडे हैं और किसी भी इशू को हल करने के लिए इन तमाम 20 के 20 ममालिक को एक पॉइंट पर लेके आना, एक पॉइंट पर इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इसके असरात इस साल के इंडिया में होने वाले G20 समिट पर नज़र आ रहे हैं। चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी पिंग ने भारत जाने से इनकार कर दिया है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी इस समिट में शमूलियत से इनकार कर दिया है। इससे पहले भी चंद माह कबल इसी G20 के सिलसिले में होने वाली
ایک کانفرنس جو کہ کشمیر کے شہر سری نگر میں منعقد کی گئی تھی، اس میں چائنیز اور سعودی سربراہان نے شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی ایک اور بڑی مثال 2016 میں ہونے والی مشہور زمانہ پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ تھا، جس پر G20 کے تمام ممالک نے دستخط کر دیے تھے سوائے سپر پاور امریکہ کے، جس کے پریزیڈنٹ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ انہوں نے اس معاہدے پر سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور بعد میں جب امریکن گورنمنٹ تبدیل ہوئی تو موجودہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ ویورز، اب آپ کو بتاتے چلیں اس سال بھارت میں ہونے والے G20 سمٹ میں جو مین ایشوز ہیں جن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس میں گرین ڈیولپمنٹ ہے، ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر ہے اور ویمن نیٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ان ایشوز پر فوکس کیا جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کانفرنس یا یہ سمٹ تو صرف 2 دن کے لیے ہوتا ہے، اس میں اتنے بڑے ایشوز پر کیسے ڈسکشن ہو سکتی ہے؟ تو آپ کو بتاتا چلوں، اس ایونٹ کا جو مین سمٹ ہے جو صرف 2 دن چلتا ہے، اس کو سمٹ آف اسٹیٹ لیڈرز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی ان 2 دنوں میں ان 20 ممالک کے سربراہان شرکت کرتے ہیں۔ باقی اس G20 سمٹ کے جو سیمینارز ہوتے ہیں، جو سمٹس ہوتے ہیں، وہ پورا سال چلتے رہتے ہیں، جس میں ان تمام ممالک کے فائنانس منسٹر، ہیلتھ منسٹر، ایگریکلچر منسٹر اور ان کی ہر قسم کی منسٹریز کے منسٹر مختلف قسم کے سمٹس میں شرکت ہوتے رہتے ہیں اور مختلف ایجنڈاز پر ڈسکشن کرتے رہتے ہیں۔ ویورز، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ G7 اور G20 کے ایک بہت ہی اچھے کنسیپٹ سے فیضیاب ہوئے ہوں گے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔